नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आतंकवादी यासिम मलिक से जुड़ी हुई सामने आ रही है। यासिम मलिक को लेकर कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। ताउम्र यासिम मलिक अब जेल में ही रहेंगे, यानी कि यासिम मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एनआईए की तरफ से बार बार ये मांग की जा रही थी कि उसे फांसी की सजा सुनाई जाए, पर अब उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें आपको, यासिम मलिक पर कई धाराएं लगाए गए थे, जिसमें धारा 16, 17, 18, 20 साथ ही 120 बी और 124 ए लगाई गई थी, यानी कि कई मुकदमे दर्ज थे, जिसको लेकर आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों फांसी की सजा नहीं सुनाई गई? देखिए, द कश्मीर फाइल्स आपने देखी होगी और उसमें एक डायलॉग बहुत ही बढ़िया जो मुझे तो भा गया, कि जिसमें वो विलन प्रोफेसर कहती हैं कि सरकार तो उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। इस आतंकवादी को फांसी के बजाय उम्र कैद देना ये अधूरा न्याय है। जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी द कश्मीरी फाइल्स, उसमें आपने एक सीन देखा होगा कि मोटरसाइकिल पे 2 आतंकवादी आते हैं और वहाँ 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को वहाँ गोलियों से छलनी कर देते हैं। वहाँ जो मौत हुई उस पे ट्रिगर दबाने वाला वो यासिन मलिक है। ये एक हत्यारा है, ये आतंकी है और इसकी वजह से पूरे कश्मीर में मौत का खेल रचा गया। उसका ये सरदार था, लेकिन कोर्ट को लगा कि नहीं, ही इज अ गांधी विद गन, और इसने जो दलीलें दी जिससे वो बच गया वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। और तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इस व्यक्ति को जो फांसी डिजर्व करता है उसे बिल्कुल उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। लेकिन मैं आगे इस पे जाऊं, मैं आपको बता दूं, एनआईए इस फैसले को लेकर हायर कोर्ट्स में जा रहा है, जहां मौत की सज़ा मुकर्रर हो, फांसी पे लटकाया जाए इसे, इसके लिए वो अपील आगे भी होगी। और ये न्याय तब पूरा होगा जब इस दरिंदे को फांसी पे लटकाया जाएगा। 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बहुत सारे आरोप थे, कई धाराएं यासिन मलिक पे लगी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 ऐसे केस थे, जो 2 ऐसे आरोप थे जिसको लेकर उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। देखिए, ये पूरा केस जो है इसको समझना जरूरी है। ये केस दरअसल टेरर फंडिंग का था। टेरर फंडिंग ये कर रहा था। इसकी एक पत्नी पाकिस्तान में रहती है, बच्चे भी हैं। ये व्यक्ति कोर्ट के अंदर ये कहता है कि पिछले 28 साल से हमने तो हथियार उठाया ही नहीं, आतंकवाद का तो हमने कभी नाम ही नहीं लिया। जज साहब को पूछना चाहिए था कि पिछले 28 साल में तुमने बंदूक नहीं उठाए, बंदूक उठाने वाले को तुमने मना किया क्या? इतने लड़के, इतने आतंकी वहां पैदा हुए, किसी को तुमने कहा कि बंदूक मत उठाओ? क्या तुमने कहा कि जो जिहाद के नाम पे तुम कुर्बान हो रहे हो ये गलत है? क्या आपने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर जिहाद खड़ा कर रहा है? ये बाहर से आ रहे फॉरेन मिशनरीज वो कश्मीरी यूथ को बरगला करके जिहाद के रास्ते पे लेकर के जा रहे हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका कोई ऐसा पब्लिक बयान है? नहीं है। क्या हुआ है ये समझिए। दरअसल जो हिंदुस्तान के अंदर ये जो कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, ये जो वामपंथी लेफ्ट लिबरल कबाल जो है, उसने इस तरह के दरिंदे आतंकियों को इसका महिमा मंडन किया। गूगल कीजिए, यूट्यूब पे जाइए। जिस व्यक्ति ने इतना नरसंहार करवाया, कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगवाया वहां से,
जिसने खुद गोलियां चलाई, उसको यही एनडीटीवी गेस्ट बना करके एक फ्रीडम फाइटर के रूप में पेश करता था। उसके रिपोर्टर कश्मीर जाते थे तो यासिन मलिक का इंटरव्यू कूद कूद कर करते थे कि जैसे कोई महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस ना हो गया हो। बड़े बड़े चैनल्स इसे बुला करके, जो कॉन्क्लेव होता था, ये तमाम जिहादी आतंकियों को बुला करके उसका महिमा मंडन, और इसलिए ये कह पा रहा है कि मैं तो सुधर गया था, मैं तो 28 साल से मैंने बंदूक नहीं उठाया, हम तो पीस की बात कर रहे थे। अरे भाई, पीस की आप बात कर रहे थे, आपने बंदूक नहीं उठाई, तो जो पिछला आपने जो जुर्म किया है उसके लिए आपको माफी दे दी जाए। और तो और जेएनयू जैसे जगह पे जहां आतंकी प्रोफेसर्स जो है, जिनकी भरमार है, जिसके लेफ्ट लिबरल जो अर्बन नक्सल्स हैं उनके साथ कनेक्शंस हैं, इस तरह के आतंकियों को बुलाकर ये लोग सेमिनार करवाते थे। ये पढ़ा लिखा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है इसके पास, ये सड़क छाप आतंकी है, लेकिन जेएनयू के अंदर इसको सेमिनार में बुलाया जाता था। ये बताएंगे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कैसे स्टेट के खिलाफ जंग की जाती है। ये अर्बन नक्सल्स, जिहादी, पाकिस्तानी आईएसआई और चीन, इसका जो कॉकटेल है उसका ये प्रोडक्ट है। इस व्यक्ति को तो फांसी के अलावा कोई दूसरी सजा मिलनी ही नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन से इस केस में इसे गुनहगार साबित किया गया, तब से ये जो लुटियन मीडिया है वो डिप्रेशन में चली गई कि इनका एक हीरो, जिनके पास ये कूद कूद कर जाया करते थे इंटरव्यू करने के लिए, और जब इंटरव्यू हो जाता था तो अपने बॉस को बताते थे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने पाकिस्तान के एक दलाल को उसका महिमा मंडन किया, एक भी टफ क्वेश्चन हमने नहीं पूछे। कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुमने एयरफोर्स के अधिकार को आपने क्यों गोली मारी। महबूबा मुफ्ती आज सुना, आज वो इनके फेवर में बयान दे रही थी, उसकी बहन का किडनैपिंग करने का काम इसने किया। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि मोदी सरकार जानबूझ के मुस्लिमों को टारगेट, ये मुसलमान अचानक से हो गया, ये मुसलमान अचानक से हो गया, ये आतंकी है, ये अपने आप को, भाई यही तो दिक्कत है हिंदुस्तान में, जो कश्मीर में खास करके जो मीडिया है, किसी ने काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा कि जब तुम्हारी बहन रुबैया महबूबा को वो किडनैप कर रहा था, तब वो मुसलमान था कि जिहादी था? तब उस समय वो क्या हिंदू था, क्रिश्चियन था, वो क्या था? उसकी सजा नहीं मिलेगी। और उसके अवैज में आपने कई सारे आतंकियों को आपने छोड़ दिया। तो महबूबा मुफ्ती ये बताए कि इनके पिता जो उस समय गृह मंत्री थे, ये खुद एक लीडर थी, अपनी बहन का जो उन्होंने वो जो किडनैपिंग इसने किया, ये अपने मन से किया था कि डॉक्टर साहब सिर्फ महबूबा मुफ्ती नहीं, पाकिस्तान की बात करें तो कई बड़े नेता, इमरान खान से लेकर कई लोगों का सुबह से ही ट्विटर पे ट्वीट आ रहा है, लोग मोदी सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं और इनको हीरो बता रहे हैं। देखिए, वो तो मैंने बताया ना, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जिहादी, ये आतंकी, ये सेपरेटिस्ट, ये नक्सली, ये पाकिस्तानी आईएसआई, चाइना, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनको लगा कि भाई एक इंटरनेशनल प्रेशर दिया जाए। अभी तो माहौल देश का अलग है। ये दलाल पत्रकारों की जो फौज है, जो इंटरव्यू लिया करती थी, इनका महिमा मंडन किया करती थी, वो तो अभी लिखने में डरता है कि अगर अभी यासिन मलिक के फेवर में अगर कुछ लिख दें तो आप देखिए इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशन। ये सारी चीज़ें तो, और इस बात का ये तो सबूत है अपने आप में कि ये एक पाकिस्तानी दलाल था। कभी हिंदुस्तान में और भी मुसलमानों को सज़ा मिलती है तो उसमें तो पाकिस्तान की तरफ से वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का वित्त मंत्री इमरान खान, वहाँ के सारे लोग जो है उसके फेवर में तो कभी ट्वीट नहीं करते। इसके लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इनका दलाल था, इसी के जरिए फंडिंग, टेरर फंडिंग वगैरह हुआ करता था। इसने शादी क्यों की भाई पाकिस्तान में? पाकिस्तान से क्या लेना देना तुमको? वो पाकिस्तान में रहती, तुम हिंदुस्तान में रहते हो, लेकर के आ जाओ इधर। तो नहीं, आप
अपना पारिवारिक संबंध भी दिखाएंगे ताकि पैसे का इधर से उधर और ये जो नेटवर्किंग जो है वो हो सके। अब ये फैसला आया है, ये फैसला मेरे हिसाब से ये फुल जस्टिस नहीं है, ये न्याय अधूरा है और इसलिए एनआईए को आगे के कोर्ट्स में जाना चाहिए और इस व्यक्ति के लिए फांसी का फंदा, उसके अलावा कोई दूसरी सजा हो ही नहीं सकती है। लेकिन जितने आरोप, जितनी धाराएं लगी हैं उसमें फांसी का भी जिक्र है और सबसे बड़ी बात कि यासिन मलिक ने खुद अपना गुनाह कबूला, उसके बाद फांसी से क्यों? भाई आप, इसका मतलब तो यही है ना भाई, ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, उसको फंडिंग कर रहा है, लोगों को मौत का वो जिम्मेदार है और वो अपने आप को मान भी रहा है, इसके बावजूद फांसी की सजा नहीं। इसलिए तो मैंने कहा सरकार किसी की भी हो, सिस्टम उनका है, सिस्टम उनका है। उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो 28 साल से गांधी का अवतार बने हुए हैं। भाई गांधी का अवतार बने हुए तो भाई दूसरे जो तुमने कुकर्म पहले किए हैं उसमें कौन से कानून के तहत आपको माफ़ी मिल जाए? तो ये जो आज हुआ है एक तो एक स्टेप है कि इस तरह के लोग अब पकड़े जा रहे हैं। मैं आपको बहुत ही खुले शब्द में बता दूं, मनमोहन सिंह की सरकार होती, सोनिया गांधी की यूपीए की सरकार होती या किसी सेकुलर पार्टी की सरकार होती, यासिन मलिक को उम्र कैद भी नहीं होता, इसके ऊपर एनआईए एक्शन भी नहीं लेती। इन लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। बाकायदा दिल्ली जब ये उतरते थे तो फुल, जिसको कह सकते हैं कि एकदम ऐसा कि जैसे कि कोई जॉर्ज बुश जो है वो हिंदुस्तान आ रहे हैं, उस तरह का इनको जो है स्वागत दिया जाता था दिल्ली के अंदर। तो वो भी नहीं हो पाता। समय बदल रहा है, सिस्टम भी बदल रहा है और इसलिए ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत अच्छी शुरुआत है। इस तरह के और भी तमाम जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और इस शख्स के लिए तो फांसी के अलावा कोई दूसरी सज़ा हो ही नहीं सकती। आखिरी सवाल मेरा, अब एनआईए का अगला स्टैंड क्या होगा? अगला स्टैंड यही होना चाहिए कि वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए और ये कहे कि ये आदमी गुनहगार सिर्फ अपने गुनाह का नहीं है, इसने सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगी खराब की है, इसने अपने प्लान, अपनी योजना, अपनी साजिश पाकिस्तान के साथ मिलकर के इसने हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने की कोई, इसको कह सकते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी अपने हिसाब से। इसकी वजह से इसने कई लोगों की हत्याएं करवाई। और मैं एक बात और आपको बता दूं, उस समय सरकार थी किसकी? मनमोहन सिंह की। श्रीनगर में बाढ़, स्पेशल प्रोविज़न क्रिएट करके आर्मी को भेजा गया कि यासिन मलिक मरने वाला है, इसका घर डूबने वाला है। आर्मी ने इसे कंधे पे बिठा करके इसकी जान बचा करके निकाला था और जैसे ये निकला, निकलते ही हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर चुका था। तो ये सब इस तरह के नामुराद किस्म के लोग हैं, इन लोगों को दूसरी कोई सज़ा मिलनी ही नहीं चाहिए। अब एनआईए को आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये व्यक्ति उम्र कैद के लायक नहीं, ये सभ्य समाज में जीने का हकदार ही नहीं है और इसलिए इसे फांसी की सजा होनी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आज सुबह से ही सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि यासिन मलिक के गुनाहगारों का हिसाब किताब क्या होता है। तो पटियाला कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब देखना होगा एनआईए अपना अगला स्टैंड क्या कुछ लेती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।